नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 33 यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर हमेशा की तरह प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें से कि आपके 10 प्रश्न करंट अफेयर से होंगे। ये वीडियो आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को रोजाना देखें और इसे रोजाना देखने का आदत लगाएं। इससे ये होगा कि 66वें बीपीएससी के लिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे 66वें बीपीएससी में। तो मेरा यही प्रयास रहा था कि आप लोगों की काफ़ी तहे दिल से आप लोगों की हेल्प करना। और यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पे बेसिकली यह है। मैं आपको बता दूँ कि आप इस पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे काउंट करते जाएंगे कि 50 में से, ताकि आप बता सकें कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही सॉल्व हुए हैं। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी का आपको अंदाज़ा लगेगा और इस चार्ट के माध्यम से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी 66वें बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कितनी अच्छी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद जितने भी अंक आपके आते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको दाहिने साइड में ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर जितने लोगों ने मॉक टेस्ट 32 यानी कि इससे पिछला वाला जो सेट था उसको सॉल्व किया था, तो वहाँ पर 24% लोग जिन्होंने 45+ मार्क्स अर्जित किया था। और उसके बाद 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40+ मार्क्स लाया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है। तो आप भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाइए और प्रतिस्पर्धा में भाग लीजिए। और हमारा जो पेड ग्रुप है वहाँ से भी आप इसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न की जो प्रकृति होगी हूबहू बीपीएससी एग्जाम की तरह होगी। बीपीएससी प्री एग्जाम में जिस तरह से 5 ऑप्शन के साथ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से हूबहू आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? बताइए। यहाँ पर कुछ समय दूंगा ताकि आप अपना आंसर यहाँ पे बता सकें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है वो किसी भी व्यक्ति का रक्त लेने की क्षमता रखता है। और ओ वाले जितने भी होते हैं ये देने की क्षमता रखते हैं। ओ वाला, ओ ग्रुप जिसका भी होगा वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। सर्वदाता होता है ओ और सर्वग्राही होता है ए बी। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ए बी में 2 लेटर है जबकि ओ में 1 लेटर है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ओ छोटा है, ए बी बड़ा है। यानी कि जो जितना बड़ा होता है उसको उतनी भूख होती है किसी भी चीज़ को पाने की, उतनी लालसा होती है। जिसको जितना पैसा होता है उसको उतनी लालसा होती है पैसे की। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये मैंने एक ट्रिक आपको बताया कि आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा आँख। ट्रेकोमा जो है वो आँख की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर से होता है? कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर से होता है? यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको साइंस से संबंधित देखने को मिलेगा और उसके बाद इतिहास से भी कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म भ्रूणी कोष स्तर में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे जाना जाता है किस नाम से? उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा या फिर ग्रहिकाएं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रहिकाएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि सर वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कीजिए। तो मेरी यही मतलब कि मनसा रहती है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ और आप लोग जल्द से जल्द देखें। तो कई लोगों का यहाँ पे मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता। आप लोग कमेंट में भी देखते होंगे, कई लोगों का ऐसा कहना रहता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप सब्सक्राइब करके मत छोड़िए चैनल पे। वहाँ पे एक बेल आइकन होता है, घंटी का बटन होता है, वहाँ पे उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसके बाद ही जाएगा। तो आई होप कि आज के बाद आपको ये शिकायत कभी नहीं होगी। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको वहाँ पे दबा दीजिएगा और उसमें से ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऑल सेलेक्ट करना अनिवार्य है। तो ऑल सेलेक्ट करेंगे तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन एकदम से जाती रहेगी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? काफ़ी ईजी प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी
विषुवत रेखा को 2 बार लांघती है। यहाँ पे गलती से विषुवत लिखा गया है, बल्कि विषुवत रेखा होगा। आप समझ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार लांघती है। इस प्रश्न का आंसर होगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न बीपीएससी में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार लांघती है। और उसके बाद अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? 7वां नंबर प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया से। आर्य का जो आगमन हुआ था भारत में, ये मध्य एशिया से आए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, उस काल का आपको नाम बताना है। ये किस काल में हुई थी? तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्य काल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। रामायण और महाभारत की रचना आर्य काल में हुई थी। और उसके बाद ये अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मुगलों ने यातनाएं देकर मार डाला था। और इसके बाद सीधे चलते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू यहाँ पे हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बैरम खां जरूर है। तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था, सेनापति था। तो इसका आंसर हमारा आंसर ए नंबर होगा, बैरम खां और हेमू। जो लड़ाई हुआ था वो बेसिकली अकबर और हेमू के बीच था, और अकबर की ओर से नेतृत्वकर्ता जो था वो बैरम खां था, और ये बैरम खां ही अकबर का संरक्षक था। तो हमारा जो आंसर होगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच यहाँ पर हुई थी। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर तमाम जानकारियाँ दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप भी 66वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, और इसी तरह के जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेड लिखकर मैसेज करना है। केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उनकी हत्या कहाँ की थी? शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने उसके पुत्र की हत्या कहाँ की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा अहमदनगर। शिवाजी का जो पुत्र था वो उसको संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने इसकी हत्या की थी अहमदनगर में। और यहाँ पे शिवाजी से एक संबंधित प्रश्न है कि शिवाजी जो थे गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी प्रसिद्ध थे, ये काफ़ी कुशल थे गोरिल्ला युद्ध में। और शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध में प्रसिद्ध हुए वो थे बाजीराव पेशवा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर जो होगा मोहम्मद गौरी, ये अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये अफगानिस्तान का शासक था। और इस बात ये अगला प्रश्न है, मस्तानी बेगम 13 नंबर प्रश्न, मस्तानी बेगम किसकी प्रेयसी थी, किसकी प्रेमिका थी? 13 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा की ये प्रेयसी थी मस्तानी बेगम। देखिए मराठा प्रशासन जो है वहाँ पर बेसिकली 3 पेशवा का जो कि उल्लेख एकदम सर्वोच्च है। सबसे पहला है बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव पेशवा और बालाजी बाजीराव। तो उसी में बाजीराव पेशवा जो है वो एकदम से यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न है कि मस्तानी बेगम किसकी प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खां, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? कोलकाता प्रांत, केंद्रीय प्रांत, उत्तरी महाप्रांत या फिर उत्तरी प्रांत? 1911 तक बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी प्रांत। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये उत्तरी प्रांत के अंतर्गत था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपसे एक लाइक की अपेक्षा रहता है कि आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन सभी छात्रों के पास पहुंचे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के कारण वो बीपीएससी की तैयारी करने में असमर्थ हो पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि वैसे छात्र जो आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एकदम से टेस्ट सीरीज एकदम से फ्री लेकर आता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस पर और भी व्यूज आए, और मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो एकदम निरंतर से इसी तरह लाता रहूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम सीधे अब आगे बढ़ते हैं और 16वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न जो हमारा है, अंग्रेजी सरकार ने बिहार को अलग प्रांत कब बनाया था? अंग्रेजी सरकार ने बिहार को अलग प्रांत कब बनाया था? 16 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 1912 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1912 में अंग्रेजी सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन हुआ था, बंगाल से अलग हो गए, तो ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बल्कि ये तीनों यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा ये तीनों हमारा आंसर होगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं है? पुनपुन, स्वर्णरेखा, शिप्रा या फिर बराकर। कौन सी नदी बिहार में नहीं है? तो इन सभी ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है, शिप्रा नदी, ये बिहार में नहीं है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिप्रा। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक, स्वर्णरेखा या फिर कोसी। निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी को अभिशाप का नदी कहा जाता है, जबकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों का ध्यान रखिएगा, कोसी को शोक और स्वर्णरेखा को अभिशाप, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का गलत मिलान किया हुआ है? 20 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए, चांदिल, स्पंज लोहा, घाटशिला उर्वरक, पलामो, कास्टिक सोडा, आदित्यपुरी मिश्र धातु, इस्पात। तो यहाँ पर इसका 20वें का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घाटशिला उर्वरक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो कथन है ये एकदम से गलत है, घाटशिला उर्वरक से संबंधित नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवाद, साम्यवाद, कल्याणवाद या फिर सर्वसत्तावाद। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने जो राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था उसे साम्यवाद कहा गया। और उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी, लिखित संविधान यूनाइटेड किंगडम के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी, वह कौन थी? इंदिरा गांधी, पद्मिनी, विजयालक्ष्मी पंडित, प्रफुल्ल जयकर। 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विजयालक्ष्मी पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी विजयालक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बार किसकी इकाई है? तापक्रम की, आपेक्षिक आर्द्रता की, वाष्प दाब की, वायुमंडलीय दाब की। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है? ट्रिटियम, टिटेनियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
निम्न में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा टिटेनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टिटेनियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बल दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? यदि कोई बल दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होती है? जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होती है? यहाँ पे देखिए गलती से 5वां ऑप्शन छूट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पे काम चला लेंगे। जब किसी वस्तु की ऊंचाई से किसी वस्तु को भूतल की ओर गिराई जाती है तब क्या होती है? 27 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से भूतल की ओर गिराई जाती है तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वो दोनों एकदम से बढ़ती है परंतु उसका जो योगफल होता है वो समान रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, शीशा का। गैलेना जो है वो शीशा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु कौन सा है जो विद्युत का सुचालक है? एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है। गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन। 29 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्नों में से है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है, ये हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ग्रेफाइट पाउडर के रूप में होता है तो ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होता है तब ये विद्युत का सुचालक होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ पर शहीद हुए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ पर शहीद हुए थे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं पर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो यहाँ पे आपके पास हिंट है कि वह कौन सा राष्ट्रपति था, तीसरा राष्ट्रपति जिसका निधन हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा राष्ट्रपति है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तीसरा राष्ट्रपति जो था वो जाकिर हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, नैनीताल, सांभर या फिर शीशराम? तो 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ये चिल्का झील हो जाएगा। हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और इस वीडियो में भी पूछूंगा। आपको बताना है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में है। और चिल्का झील से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, चिल्का झील से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप जरूर लिखें। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? ये 2011 की जनगणना से संबंधित ये प्रश्न है। भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? देखिए कई बार मैंने आपसे बोला है कि जब तक 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है तब तक 2011 का जनगणना से संबंधित प्रश्न आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी 50-60 प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी को आप देख लें एक बार, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हमारे चैनल पे एक इससे वीडियो संबंधित है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। केरल में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो एकमात्र राज्य है केरल जहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। और साक्षरता के मामले में भी केरल सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान? गिरनार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक ट्रिक भी है इसे याद रखने का। देखिए गिर वन कहाँ पर है? गिर वन हम सभी जानते हैं कि गुजरात में है जहाँ पे सिंह पाया जाता है।
तो गिर वन और गिरनार दोनों से मतलब मिलता जुलता है, गौ से गिर, गौ से गिरनार, गौ से गुजरात। तो मतलब गिर वन गुजरात में है, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि गिरनार भी गुजरात में है। मतलब कुछ हद तक इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जब ये बार बार इसे रिपीट होते रहेगा आपके माइंड में, तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है ऐच्छिक, अस्थायी, अनिवार्य या फिर पसंद के तौर पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर का। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा, जो किसी भी राज्य की सदस्यता है भारतीय जनतंत्र में, ये अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अनिवार्य है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? जनता, भूभाग, सत्ता या फिर शासन? किसी भी राज्य का जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उसमें से ये शामिल नहीं है, कौन सा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सत्ता। किसी भी राज्य का घटक सत्ता नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ी का जो है ये मिलान गलत किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को देखिए। प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, ये गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी नहीं था, बल्कि प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रथम कानून मंत्री के.एम. मुंशी, ये हमारा गलत हो जाएगा, प्रथम कानून मंत्री के.एम. मुंशी नहीं थे। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार के सिवान जिले के जिरायदई ग्राम के रहने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी और ये दोनों यहाँ पे गलत है, तो इस प्रकार का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें, तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, क्योंकि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो वही लॉर्ड विलियम बेंटिक ही ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। और अगर यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी की बात करें, तो श्री राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय थे, स्वतंत्रता के प्रथम और अंतिम वायसराय थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, तो इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? प्रथा, धर्म, शासन या फिर विधानमंडल? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र शासन क्या है? तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शासन। विधि का एकमात्र साधन है शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में भेदभाव ना हो। सामाजिक समानता से यही अभिप्राय है, समाज में भेदभाव ना हो। आई होप कि आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक समानता का यही अभिप्राय है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। भेदभाव और मतभेद में बहुत अंतर है, आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर प्रश्न पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, कौन सी क्रांति में लगाया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कौन सी क्रांति में लगाया गया था? 40 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति। अब यहाँ पर इसके बाद 41 से लेकर 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके करंट अफेयर सेक्शन से हैं। तो आप यहाँ पर 10 प्रश्न में से कम 5 प्रश्न को तो जरूर सॉल्व कीजिए सही से। तो 41 नंबर प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 41 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंद्राभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया था? दिसंबर 2019 में, ये बेसिकली दिसंबर 2019 से संबंधित है। तो इंद्राभ्यास जो बेसिकली होता है ये रूस के साथ होता है, इंद्राभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और रूस के बीच ये अभ्यास हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो ये केंद्र सरकार ने निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपये मंजूर किए? इसका आंसर हमारा होगा 100 करोड़ रुपये। ये 100 करोड़ रुपये निर्भया फंड से मंजूर किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है?
गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा ये किया गया है। अवंती मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? 46 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सना मारिन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली है। ये एक महिला है सना मारिन, तो हाल ही में इसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का आंसर होगा जोजी विनी टुंजी। ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। जोजी विनी टुंजी ये मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में देश की रेस्टोरेंट में महिला और पुरुषों के लिए 2 अलग अलग एंट्रेंस गेट की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? पाकिस्तान, ओमान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस देश की सरकार ने रेस्टोरेंट में जो प्रवेश को लेकर 2 अलग अलग एंट्रेंस गेट होता था महिलाओं और पुरुषों के लिए, वहाँ पर इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब एक ही गेट से महिला और पुरुष दोनों ही रेस्टोरेंट में प्रवेश करेंगे। ये बाध्यता को समाप्त किया है सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सऊदी अरब सरकार के द्वारा ये किया गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आने वाले समय में ये पूछा जाए। इसका आंसर जो होगा वो 218 फास्ट ट्रैक अदालत होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय की उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संरक्षण मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में हुआ? तो हैंड इन हैंड जो मतलब कि अभ्यास होता है ये भारत और चीन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 8वां संरक्षण था, 8वां संस्करण था जो कि मेघालय की उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में हुआ। और यहाँ पे 50 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। इस वीडियो में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे पेड लेकर मैसेज कर सकते हैं और केवल 49 रुपये पे करके हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पर इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी PDF आएंगे 66वें BPSC एग्जाम तक, ये आपको एकदम से इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, जहाँ जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे आप इस वीडियो में अपना ग्रेड जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सॉल्व किया और आपका ग्रेड क्या आया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट लेकर 34वां नंबर मॉक टेस्ट। तो चलिए धन्यवाद।